साथियों, अभी तक आपने देखा जो सीआरपीसी का जो लेक्चर है, इसमें आपने देखा कि मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट की पावर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर या फिर सेशन कोर्ट की पावर, डिफरेंट टाइप की जुरिडिक्शन की पावर, इन सब चीज़ों को अभी तक आपने देखा। रिपोर्ट क्या होता है, पुलिस ऑफिसर क्या होता है, कमिटल केस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को अभी तक आपने समझा और जाना। अब क्या है, हमें डिटेल में जानना है। क्या जानना है ये देखेंगे एक एक करके। जानना ये है कि पर्सन का अरेस्ट कैसे होता है और अरेस्ट के लिए क्या प्रोसीजर है। तो हम देखने जा रहे हैं अब अरेस्ट के बारे में। तो पहला स्टेप है अरेस्ट का। प्रोसीजर क्या है अरेस्ट के बारे में, आइए देखते हैं, बिना सोचे बिना जाने समझे एक एक करके वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो देखिए, सीआरपीसी में अरेस्ट का प्रोसीजर जो है बहुत ही सिंपल और सादा है। डेफिनेशन क्या है अरेस्ट की, पहले ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सेक्शन के बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको। तो सेक्शन नंबर 41 सीआरपीसी का है और यहीं पर सेक्शन नंबर 41 से लेकर 60 तक सीआरपीसी में है। और अगर आप बीएनएसएस में देखेंगे, सेम धारा को 35 नंबर से लेकर 62 में डिफाइन किया गया है। 35 नंबर से लेकर 62 में डिफाइन किया गया है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, किस किस तरीके से अरेस्ट होगा पर्सन का, क्या प्रोसीजर होगा अरेस्ट करने का, अरेस्ट करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी जानी है, इन सब चीज़ों का बाकायदा डिटेल में ब्यौरा दिया गया है। आइए देखते हैं डेफिनेशन एंड पर्पज ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट पर्सन को करा ही क्यों जाता है, अरेस्ट के लिए जरूरत क्या पड़ी। तो अरेस्ट के लिए जरूरत इसलिए पड़ी, अरेस्ट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिटेनिंग अ पर्सन। अरेस्ट का सीधा सीधा मतलब है, अरेस्ट रेफर करता है, अरेस्ट संदर्भ रखता है, आदर्श का संदर्भ उस एक्ट से है जो किसी व्यक्ति को डिटेन करने का मतलब एक तरह का अभिरक्षा में लेने से है। अभिरक्षा मतलब अपने कब्जे में रखने से है। डिटेनिंग ऑफ अ पर्सन बाय लॉ, कानून के द्वारा उसे डिटेन करने को। क्यों? बाय लॉ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एस्केपिंग कमिटिंग और कोर्ट, व्यक्ति को भागने से, कमिटिंग फर्दर ऑफेंस यानी फिर से कोई अपराध ना कर दे, इससे बचने के लिए, या फिर प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में। इन तीन पर्पज के लिए, यानी कि व्यक्ति को जो ऑफेंस किया है वो भाग ना जाए, उसके लिए फ्लीड अवे ना हो जाए, फिर से ऑफेंस ना कर दे, कोई और फर्दर ऑफेंस ना कर दे, इससे बचने के लिए, या फिर जो है उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए रिटेन किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने का जो मेन रीजन है वो ये है। तो डिटेनिंग पूरी डेफिनेशन हम अच्छे से एक बार स्टडी कर लें तो अरेस्ट रेफर्स करता है, अरेस्ट रेफर्स एक्ट ऑफ डिटेनिंग अ पर्सन फॉर डिटेनिंग अ पर्सन बाय लॉ टू द प्रिवेंट फ्रॉम escaping or committing further offense to produce them in a court। आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी लैंग्वेज आप अपनी तरफ से फ्रेम आउट कर सकते हैं इसे, जरूरी नहीं है इसी लैंग्वेज में जाए एज इट इज लिखा जाए। आइए देखते हैं साथियों, ये वन डे यानी वन डे लास्ट डे रिवीजन है, जिसमें आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे। तो देखते हैं हु कैन अरेस्ट। अब अरेस्ट करने के लिए किस किस को पावर दी गई है। अरेस्ट करने के लिए जो पावर दी गई है, पहला तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ये सेक्शन नंबर 35 के सेक्शन 1 से लेकर 3 में डिफाइन है। सेक्शन नंबर 35 के सब सेक्शन 1 से लेकर 3 में डिफाइन है। और सेम टू सेम सीआरपीसी में बात करेंगे, सीआरपीसी में 41 के सब सेक्शन 1 से 3 में डिफाइन है। तो इसमें दिखा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, कैन अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो ऑफेंस सीरियस केसेज के हैं, उन ऑफेंस के लिए, जैसे कि मर्डर, रेप, या फिर जो है कोई डेडली वेपन का यूज करके हाफ मर्डर किया गया हो, इस तरह का कुछ भी एक्ट हो जिसमें जो है लगे कि जिनकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा होने वाली है, उन सभी केस में किसी भी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, बिना किसी सम्मन के अरेस्ट कर सकती है। इफ देयर इज ए रीजनेबल सस्पिशियस अनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, सस्पिशियस रीजनेबल और विश्वसनीय सूचना है पुलिस के पास कि ये व्यक्ति जो है
ऐसा एक्ट किया हुआ है तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। आगे देखेंगे मजिस्ट्रेट, सेक्शन नंबर 44, और बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 41 बताता है कि मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन कमिटिंग ऑफेंस इन देयर प्रेजेंस। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए यदि मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हुआ है या मजिस्ट्रेट के संज्ञान में है, तो वो वारंट या नोटिस जारी करके उसे गिरफ्तार करा सकता है। तो ये है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार। और प्राइवेट पर्सन द्वारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है। प्राइवेट पर्सन की गिरफ्तार करने का सिस्टम ये है कि सेक्शन नंबर 43 आप सीआरपीसी और सेक्शन नंबर 40 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 40 में, और जो है सीआरपीसी में 43 पर दे रखा है क्या, प्राइवेट पब्लिक कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए रूल क्या है, आइए देखते हैं। एक प्राइवेट पर्सन किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, पर्सन कमिटिंग अ नॉन वेलेबल या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन वेलेबल हो या फिर वेलेबल हो, दोनों केस में, नॉन वेलेबल वेलेबल दोनों केस में, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन वेलेबल हो, तभी एक तरह का ये लिखा हुआ है, देखिए, मे अरेस्ट अ पर्सन कमिटिंग नॉन वेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो हीनियस क्राइम है, जो सीरियस क्राइम है वो किया हुआ कोई पर्सन, तो प्राइवेट व्यक्ति भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। प्राइवेट व्यक्ति कैसे गिरफ्तार करेगा, मान लिया कि कोई व्यक्ति है जिसने मर्डर कर दिया या फिर जिसने जो है रेप कर दिया, तो उसको व्यक्ति, पब्लिक का ग्रुप या फिर व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर पर्सन उसे पकड़ के अपने डिटेन, अपने कस्टडी में रख सकता है, और उसे जैसे कि किसी रूम में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, कन्फाइंड स्पेस में उसे बंद करके रख सकता है, और फिर बाद में कॉग्निजेंस देगा ऊपर वाले ऑफिसर्स को, जैसे कि मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर्स को, जिसके बाद वो फिर उस पर कानूनी प्रक्रिया चलेगी और कार्रवाई होगा। आगे देखते हैं प्रोसीजर एंड प्रकाशन। गिरफ्तारी करने के बारे में हमने सीख लिया, गिरफ्तार कौन कर सकता है इसके बारे में हमने सीख लिया, अरेस्ट कौन कौन कर सकता है इसके बारे में हमने सीखा है। अभी हम प्रोसीजर सीखने जा रहे हैं, प्रोसीजर और प्रिकॉशन, कैसे गिरफ्तार होगा और क्या क्या तरीका होगा उसका, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा गिरफ्तार करते वक्त। तो आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड, क्या क्या ग्राउंड होगा जिसके इंफॉर्मेशन पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके जाएगा। तो देखिए, ये जो है 47 बीएनएसएस में दे रखा है और सेक्शन नंबर 50 में दे रखा है। बी सीआरपीसी में, द अरेस्टेड पर्सन, जिस पर्सन को आपने गिरफ्तार किया है उसके पास इन्फॉर्मिंग ऑफ ग्राउंड, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने का अधिकार होगा, तो उसे इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी जाएगी इन्फॉर्मिंग ऑफ ग्राउंड का। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जस्ट नाउ सजेस्ट किया कि इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड, जबकि ये नहीं है, इन्फॉर्मिंग ऑफ ग्राउंड्स, मतलब किस वजह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो बातें बतानी होंगी। आगे देखिए, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर अरेस्ट, देयर राइट टू बेल। उसको दो चीजें बताई जाएंगी, एक तो बताया जाएगा कि उसका क्या राइट है, उसकी क्या राइट है, उसके पास क्या वो है, गिरफ्तार किया गया है किस कारण से, और उसका क्या क्या राइट है बेल लेने का। ठीक है, यदि ऑफेंस बेलेबल है तो बेल लेने का क्या राइट है, इन सब चीज़ों को उसे बताया जाएगा। दूसरा है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो सेक्शन नंबर 53 ऑफ सीआरपीसी बताता है और 51 ऑफ बीएनएसएस बताता है। क्या बताता है, अलाउ द मेडिकल एग्जामिनेशन अरेस्टेड पर्सन के लिए यदि रिक्वायर्ड हो, स्पेशली मेडिकल एग्जामिनेशन कब रिक्वायर्ड होता है, जब टॉर्चर किया गया हो उसको। ठीक है, इमीडिएट प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट, और टॉर्चर के अलावा भी कोई केस हो सकता है, यदि कोई मेडिकल इंजरी है या फिर कोई चोट लग गई है या फिर उसको लगता है, कोई दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है उसे ये लगता है कि ये अभी कहीं डेथ हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए इसके बॉडी के साथ, तो उसे जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कराना जरूरी हो जाता है उस पुलिस ऑफिसर को या पर्टिकुलर डिटेनिंग ऑफिसर को। इमीडिएट प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट, सेक्शन नंबर 56 और 57 ऑफ बी सीआरपीसी एंड 57 एंड 58 इन बीएनएसएस में दिया गया है क्या, कि पर्सन को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा और बताना होगा कि किस पर्पज के लिए क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब दंडाधिकारी ही डिसाइड करेंगे, यानी मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करेंगे उसको आगे फर्दर क्या करना है। ठीक है, मजिस्ट्रेट का ही पावर है अब इस पे, इसके आगे का डिसाइड करने का, उसे जेल भेजना है या फिर उसे छोड़ना है या जो भी है।
अब देखिए, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसके क्या क्या राइट हैं, आइए देखते हैं। जो अरेस्टेड पर्सन है उसके क्या क्या राइट हैं। पहला राइट ये है कि उसे शांति से रहने का अधिकार है, रिमेन साइलेंट। जहाँ कहीं भी वो उसे रखा गया है उसे शांत रहने का, शांत से बैठने का, सोने का, जो भी है, जब भी वहाँ फैसिलिटी मिल रही है वहां पर रुकने का अधिकार है। दूसरा है राइट टू काउंसल, उसको एक राइट और मिल रहा है कि वो जो है कानूनी उपचार, कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, चाहे वो अपने वकील से, चाहे जो जरूरत पड़े उसके अनुसार, जो है जिस किसी व्यक्ति से सलाह लेने का अधिकार है। तीसरा है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 20 सबसेक्शन 3, आर्टिकल नंबर 20 सबसेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का आर्टिकल नंबर 20 सबसेक्शन 3 कहता है, क्या कहता है वो देखिए। राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, किसी को अपने विरुद्ध दोषारोपण, खुद के द्वारा, खुद ही अपने ऊपर दोषारोपण से के साक्ष्य को देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के ऊपर दोषारोपण के साक्ष्य को देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। प्रूफ करना है तो आप करो, हमें, हमारे ऊपर आप फोर्स मत लगाओ कि हमने अपराध किया है, कैसे किया है, क्या किया है, इसके बारे में आप मेरे से फोर्स नहीं लगाओगे। आपको प्रूफ खुद लाना होगा, जो भी एलिगेशन लगाया है उसको प्रूफ लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में, सेल्फ इनक्रिमिनेशन के बारे में ये बताता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अब राइट टू इन्फॉर्म फैमिली, अगला है कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको ये भी अधिकार होगा कि वो अपने सगे संबंधी को इन्फॉर्म कर सके कि वो जिस कस्टडी में रखा गया है और कहाँ पर रखा गया है। अब देखते हैं अगला, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन के पास और सारे क्या क्या अधिकार हैं वो सारे डिटेल में हम देखेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन मतलब जो भी है जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है, यदि वह इलीगल है तो उसे उसके प्रोटेक्शन के लिए वो डिमांड कर सकता है। नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड द 24 आवर, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है। विदाउट बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, यदि वो जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया है 24 घंटे के अंदर तो उसे ज़्यादा देर तक डिटेन नहीं कर सकता है कोई पुलिस ऑफिसर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट टू बेल, फॉर बेलेबल ऑफेंस अ पर्सन हैज राइट टू रिलीज ऑन बेल, बेलेबल ऑफेंस है उस केस में जो है पर्सन को राइट है, अधिकार है कि वो जो है बेल के थ्रू अपनी जमानत ले सके। अगला है राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर, यदि जरूरत पड़ रही है, स्पेशली केस है टॉर्चर का, जहां पर पुलिस ऑफिसर अक्सर देखा गया है पर्सन को लाया और मार पीट कर कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उस ऑफेंस के बारे में। जबकि यहाँ पर सेल्फ इनक्रिमिनेशन का रूल है कि वो बताएगा नहीं, खुद अपने बारे में बताने का कोई वो नहीं है उसके पास। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्सफुल करते हैं पुलिस ऑफिसर और जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता तो होता नहीं है, तो ये फोर्सफुल एक्शन लगाते हैं। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उसे जो है टॉर्चर करते हैं डंडे से या फिर पीट कर। तो टॉर्चर करते हैं तो टॉर्चर करते वक्त उसे चोट लगती है तो वो, उसके पास राइट है, यानी किसके पास, अरेस्टेड पर्सन के पास राइट है कि यदि वो टॉर्चर हुआ है तो वो जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कराए और उसके खिलाफ भी रिपोर्ट करे, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। आगे देखेंगे इसी में, आगे देखेंगे इसी में आगे हमें देखना है वो क्या देखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बेल, बेल के सेक्शंस को देखने जा रहे हैं। तो बेल क्या होता है, बेल सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 436 से लेकर 450 में डिफाइन किया गया है। बेल कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा बेल का, बेल के लिए एप्लीकेशन कैसे लगाई जाएगी और फ्रेम क्या होगा। आइए देखते हैं। बेल, बेल का मतलब जमानत होता है, टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम, जो पर्सन है उसको टेम्परेरी रिलीफ दिया जाता है, कहाँ से, जब वो पर्सन अनवांटेड डिटेन ना रहे, जब तक उस पर जो है कंफर्म ना हो जाए कि यही जो है अपराधी है और इस पर सजा जो है कंफर्म हो जाए। और यही जो 436 से लेकर 450 है, इसी को बीएनएसएस में 478 से शुरू होकर 496 में डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, बेल के बारे में। 478 यानी जो एप्लीकेशन आप लगाते थे 436 की एप्लीकेशन, 437 की, 438 की, उसी को अब लगाओगे आप 478 से लेकर 496 तक के एप्लीकेशंस को।
बेल क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। बेल इज द टेम्परेरी रिलीज ऑफ एक्यूज्ड पर्सन अवेटिंग ट्रायल, जिसका ट्रायल अभी अवेट कर रहा है, जिसका ट्रायल अभी होने वाला है, आगे ट्रायल के द्वारा उसे डिसाइड किया जाएगा वो एक्यूज्ड पर्सन जो है दोषी है या नहीं है, तो उसको एक टेम्परेरी रिलीफ दी जाती है। क्या बेल क्या है, टेम्परेरी रिलीफ है, ठीक है। इट इंश्योर्स एक्यूज्ड प्रेजेंस, एक्यूज्ड को इंश्योर करता प्रेजेंस इन कोर्ट व्हाइल रेस्पेक्टिंग देयर लिबर्टी। क्या करता है ये, इंश्योर करता है एक्यूज्ड को, जो अपराधी है उसको एक्यूज्ड करता है प्रेजेंस इन कोर्ट व्हाइल रेस्पेक्टिंग देयर लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता के रेस्पेक्ट को देते हुए, यानी वो व्यक्ति जिसको हमने, जिस पर एलिगेशंस लगा हुआ, फिर भी वो राइट टू लाइफ फ्रीली रहे, उसके लिए जो है बेल दी जाती है, फ्रीली रहे, लेकिन वो क्या है, कोर्ट में प्रेजेंस होने के लिए कमिटमेंट करे, कोर्ट में जब भी बुलाया जाएगा तो प्रेजेंस होगा, जब भी ट्रायल चलते वक्त बुलाया जाएगा तो प्रेजेंस होगा। तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ बेल। बेल कुल मिला के चार तरह के होते हैं। पहला है बेलेबल ऑफेंस, जहां पर 436 का एप्लीकेशन लगता है, यहाँ पर 478 का एप्लीकेशन लगेगा। कौन सा, अगर जो है आप BNSS का यानी नए वाले धारा के तहत एप्लीकेशन लगाओगे तो 478 का एप्लीकेशन लगेगा। क्या एप्लीकेशन, बेल इज द मैटर ऑफ राइट, बेल क्या है, एक अधिकार है, एक अधिकार का मामला है, वो बेल एक अधिकार का मामला है। द एक्यूज्ड पर्सन मस्ट बी रिलीज्ड ऑन बेल आफ्टर प्रोवाइडिंग अ बॉन्ड, वो यदि बॉन्ड प्रोवाइड करता है, बेल बॉन्ड प्रोवाइड कर देता है, तो उसके बाद श्योरिटी बॉन्ड या बेल बॉन्ड कुछ होता है, कुछ वैल्यू का 20,000 के वैल्यू का बेल बॉन्ड होता है, जिसको भर के बेल एबल ऑफेंस में बेल मिल जाती है। जो छोटे मोटे क्राइम वाले ऑफेंस है उसमें बेल मिलती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस में 437 आता है। 437 सेक्शन को डील करता है, 437 की एप्लीकेशन लगेगी यहाँ, इसको जो है BNSS में बात करें तो 480 में आएगा। बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, जहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस आएगा वहाँ पर बेल जो है मैटर ऑफ राइट नहीं है। एंड डिपेंड्स ऑन द कोर्ट डिस्क्रिप्शन, ये डिपेंड करेगा कोर्ट के डिस्क्रिमिनेशन पे और ऑफेंस किस तरह का है। कोर्ट क्या क्या कंसीडर करेगा, फैक्टर लाइक द नेचर ऑफ क्राइम, एविडेंस क्या, एक्यूज्ड रिकॉर्ड एंड रिस्क ऑफ फ्लेइंग। कोर्ट नॉन अवेलेबल केस में क्या क्या कंसीडर करेगा, यहाँ पर मैटर ऑफ राइट नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये मैटर ऑफ राइट नहीं है कि आप फ्रीली रहो, क्योंकि आपने नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया है, वो हीनियस क्राइम किया है, खतरनाक क्राइम किया है, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट कंसीडर करेगा डिफरेंट फैक्टर को। यदि इन फैक्टरों में आपको वो पाता है कि सुटेबल है तो बेल दे सकता है। क्राइम किस तरह का किया है, एविडेंस को किस किस तरह के एविडेंस को गायब करने की कोशिश तो नहीं की है, एक्यूज्ड का रिकॉर्ड कैसा है, पिछला पिछला रिकॉर्ड कैसा है, कोई क्रिमिनल ही तो नहीं है कंसीडर, अगर सीरियस सीरीज ऑफ क्राइम पहले से ही कर रखा है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। रिस्क ऑफ फ्लेइंग, उसके भागने का डर तो नहीं है किसी तरह का कि वो भाग जाएगा। तो इन सारी चीजों को अगर वो कंसीडर करके कोर्ट जो है उसे फिर बेल देती है। आगे देखते हैं इसमें बेल के बारे में, अगला वाला वो है, अभी हमने देखा दो बेल, एक तो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बाद, ये अब इसके बाद है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल कब लगाई जाती है, एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन लगाएंगे, 438 का एप्लीकेशन है, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 438 बोलते हैं और BNSS में 482 लगेगा। दिस इज द प्री अरेस्ट बेल फॉर समवन एंटिसिपेटिंग अरेस्ट। मान लिया कि कोई व्यक्ति है जिसने अपराध कर दिया है, उसे पुलिस सर्च कर रही है और अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट कोर्ट से जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अरेस्ट से पहले का बेल है, कोर्ट कोर्ट में जाकर सीधा सीधा जो है बेल लेगा, एंटीसिपेटरी बेल, और फिर उसके बेस पे जो है वो फ्री रहेगा, और जब जरूरत होगी कोर्ट के कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वहां पर उपस्थित होगा। तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से बेल ग्रांट हो जाता है। ये बेल किस तरह का बेल है, ये एंटीसिपेटरी बेल है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल होता है जब गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस आपको सर्च कर रही है और आप चाहते हो कि पुलिस के चंगुल में ना फंसे, पुलिस हमें ना पकड़े, बल्कि हम जाके कोर्ट से सीधा सीधा जो है अपना बेल करा लें, तो पहले ही बेल करा लेंगे, बेल करा के फिर पुलिस ऑफिसर को बेल की पर्ची देंगे, और फिर पुलिस आपको अ, गिरफ्तार नहीं करेगी उस केस में।
ठीक है, फालतू का अनुचित डिटेंशन से बचने के लिए ये किया जाता है। इन जनरल जो है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट इसको देते हैं बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस लगाते हुए देते हैं जो कि हमने बता दिया। जो कंडीशन ये है कि वो समय पे आप उपस्थित होगे, श्योरिटी बॉन्ड वगैरह साइन करोगे, दो एक श्योरिटी लोग रहेंगे। और ये क्या करता है, हेल्प क्या करता है उस अफेंडर का, करता है अनजस्ट डिटेंशन, अनुचित जो है डिटेंशन को रोकने के लिए। बेल एंड बॉन्ड एंड श्योरिटी, बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी के बारे में अब बताएंगे अगले वाले में। बेल बॉन्ड और श्योरिटी सेक्शन नंबर 441 में बताता है। द एक्यूज्ड आर देयर श्योरिटीज, द एक्यूज पर्सन या उसका श्योरिटी वाला कोई व्यक्ति, द एक्यूज पर्सन और देयर श्योरिटीज मस्ट सबमिट अ बॉन्ड इंश्योरिंग दैट एक्यूज्ड विल अपीयर फॉर ट्रायल। ये इंश्योर करने के लिए कि एक्यूज्ड फ्यूचर में अपीयर होगा ट्रायल के लिए। इसको क्लासिफाई नहीं बल्कि जस्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक्यूज्ड देयर श्योरिटीज मस्ट बी सबमिट बॉन्ड, इसके लिए वो बॉन्ड और श्योरिटी सबमिट करते हैं। श्योरिटी में दो पर्सन होते हैं या एक पर्सन होता है जो श्योरिटी लेता है, उस व्यक्ति की गारंटी लेता है कि यदि ये भाग जाएगा तो मैं इसे पकड़ के दूंगा, या उसकी जिम्मेदारी लेता है, या उसके लिए वह कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू श्योरिटी पर रखता है। और बेल बॉन्ड एक साइन करता है, कौन, बेल बॉन्ड खुद साइन करा जाता है जो व्यक्ति जिसको छोड़ा जा रहा है जमानत पर। एक्यूज एंड देयर श्योरिटीज मस्ट बी सबमिट बॉन्ड इंश्योरिंग दैट एक्यूज विल अपीयर फॉर ट्रायल, जब भी ट्रायल होगा उस समय ये अपीयर होगा। तो ये बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी के बारे में बात करता है। बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी क्या होता है, जब आपके पास एनबीडब्ल्यू जारी हो गया, नॉन बेलेबल वारंट, या फिर बेलेबल वारंट जारी हो गया, इन केस में जब वारंट जारी हो गया उस केस में ये चीजें लगती हैं। एनबीडब्ल्यू और बीडब्ल्यू के केस में बेल बॉन्ड और श्योरिटी भरी जाती हैं। इससे पहले क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल हमने देखा, बेलेबल ऑफेंस के बारे में बेल देखा, नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बेल देखा। अब कंसीडरिंग सन फॉर ग्रांटिंग बेल, एक जज है वो कंसिडरेशन कैसे ले सकता है, जज के पास क्या पावर है, कैसे किस किस बेस पे वो कंसिडरेशन लेगा कि इसे बेल दी जाए एक्यूज्ड को या नहीं। तो एक्यूज्ड को बेल देने के लिए कोर्ट एक्सेस द फैक्टर सच एज सेवेरिटी, सेवेरिटी मतलब अपराध की गंभीरता को देखेगा, किस तरह का बहुत ही सीरियस क्राइम है, कैसा क्राइम है उसको देखेगा, सीरियस ऑफ ऑफेंस। एंड पास्ट कंडक्ट, उसका पास्ट कंडक्ट क्या है, पिछला किस तरह का कंडक्ट है, लाइकलीहुड क्या है, किस तरह का वो उसका रहन सहन और टेम्पर है जो पब्लिक के खिलाफ है। और लाइकलीहुड ऑफ टेम्पर विथ एविडेंस, एविडेंस को टेम्पर करने का क्या उसका इरादा था कि नहीं था उसको भी देखेगा। यदि उसने एविडेंस को भी छेड़छाड़ करी है तो बार उसके बारे में भी जज सोच सकता है। कम्युनिटी इम्पैक्ट बिफोर ग्रांटिंग बेल, समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा यदि वो व्यक्ति ग्रांट किया जाता है बेल पर, पता चले फिर से अफेंस करे और फिर से, जैसे रेप का कोई अपराधी है उसे बेल पर ग्रांट कर दिया गया, फिर से रेप कर दे या फिर किसी को कमिटमेंट कर दे, तो वो सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेने के बाद नॉन बेलेबल अफेंस में आ, किसी को भी बेल दी जाती है। द राइट ऑफ बेल स्पेशली फॉर माइनर एंड नॉन वायलेंट अफेंसेज, जो छोटे हैं, छोटे अफेंस है, जो है माइनर अफेंस है, नॉन वायलेंट है, जो खतरनाक नहीं है ज्यादा, उन अफेंसों में इंश्योर दैट एक्यूज्ड पर्सन नॉट अनडूली डिटेंड, फालतू का ना डिटेंड रहे जो एक्यूज्ड पर्सन है, आर ट्रीटेड एज फेयरनेस एंड अनटिल प्रूवन द गुइल्टी, जब तक ये ना प्रूफ हो जाए कि अपराध इसने किया है तब तक जो है उसे फालतू का डिटेन ना किया जाए। तो ये है कंसिडरेशन ग्रांटिंग बेल, बेल के ग्रांट करने के लिए कंसिडरेशन है। फालतू का ग्रांट करो बेल, आप मतलब किसी की व्यक्ति को फालतू का जेल में रखो और जबकि वो व्यक्ति हो सकता है अपराधी ना किया हो, तो ये एक अनफेयर केस होगा, इसलिए बेल का सिस्टम बना हुआ है। इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर, आइए देखते हैं अब कैसे कैसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी पुलिस ऑफिसर को, क्या प्रोसीजर होगा इंफॉर्मेशन की। तो सेक्शन नंबर 173 से लेकर 176 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और जो दूसरा है सीआरपीसी में 154 से 157, जो कि बहुत ही पहले इसमें में देखा होगा आपने, कोई एफआईआर लिखा जाता है तो अंडर सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 154 के अंतर्गत लिखी जाती है, तो उसी को हम देख रहे हैं। फाइलिंग ऑफ एफआईआर, फाइलिंग ऑफ एफआईआर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट,
सेक्शन नंबर 154 या फिर 173 ऑफ BNSS फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए सीरियस क्राइम जो होते हैं, एनी पर्सन कैन इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर, पुलिस मस्ट रिकॉर्ड इट एज FIR। अब किन किन चीज़ों के लिए पुलिस तुरंत FIR करेगी? जैसे आगजनी है, कोई दुर्घटना जिसमें मृत्यु हो गई है, ठीक है, मर्डर हो गया, रेप हो गया है, या कोई सुसाइड का केस है, तो इन सभी केसों में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। जो खतरनाक, जो कि सोसाइटी के लिए एक रिस्की केस बन गए हैं, जहाँ पे मर्डर, जहाँ पे जीवन का सवाल आएगा, वहां पर पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि तुरंत इसको रजिस्टर करे, रिकॉर्ड करे FIR के फॉर्म में, और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी करे। ठीक है। FIR मस्ट बी इन राइटिंग। अब FIR लिखने का प्रोसीजर क्या होगा? FIR राइटिंग के फॉर्म में होगा, यानी लिखित में होगा, और रेड बैक, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। किसको? जो इन्फॉर्मेंट है, जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है, उसको सुनाया जाएगा पढ़ के। एंड अ कॉपी मस्ट बी प्रोवाइडेड। एक कॉपी उसको उल्टी सुनाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, किसको? इन्फॉर्मेंट को। टू फ्री द चार्ज, बिना पैसे के उसको एक कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी फ्री ऑफ चार्ज। फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, जो कि लेस सीरियस क्राइम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं है, जैसे कि छोटे मोटे लड़ाई दंगे, छोटे मोटे नोक झोंक वाले केस, उसमें पुलिस ऑफिसर क्या करती है? रिकॉर्ड द कंप्लेंट। कंप्लेंट को तो रिकॉर्ड कर लेगी, जो आप लेके जाओगे कंप्लेंट उसको रिकॉर्ड कर लेगी, बट यूजुअली कैन नॉट इन्वेस्टिगेट विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन। बिना मजिस्ट्रेट के, यानी बिना दंडाधिकारी के परमिशन के उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। इसका मतलब है छोटे मोटे क्राइम में पुलिस को एक अधिकार है कि उसको दबाए, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर इसमें ज़्यादा कॉग्निजेंस ना ले और उसको वहीं पे सप्रेस करे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखने में आ रहा है कि पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट तक तो जाने वाली नहीं है, जैसा कि आप सबको पता सोसाइटी में। लेकिन हमें लिखने के लिए याद होना चाहिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में, जो लेस सीरियस टाइप के ऑफेंस हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर कंप्लेन तो रिकॉर्ड करेगी, लेकिन यूजुअली कैन नॉट इन्वेस्टिगेट विदाउट, ज़्यादातर केस में उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन के। ठीक है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, सभी केस में FIR लिखना जरूरी नहीं है। पुलिस पुलिस FIR लिखने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकती है। समटाइम्स द पुलिस में कंडक्ट ब्रीफ इंक्वायरी विदाउट बिफोर रजिस्टरिंग एन FIR। एक FIR दर्ज करने से पहले पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? एक ब्रीफ इंक्वायरी कर सकता है। ब्रीफ इंक्वायरी क्या करेगा? डिटेल में जाके जानकारी लेगा कि वास्तव में ऑफेंस किस टाइप का है और किस धारा में इसे, अपराध किस श्रेणी में इसे जो है FIR रजिस्टर करनी चाहिए। स्पेशली इन द केसेज वेयर इन्फॉर्मर अपीयर, जहां पर स्पेशली उन केसेज में जहां पर इन्फॉर्मर जो है, इंफॉर्मेशन जो लेकर आया, अपीयर वैगू, जहां पर अपीयर ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन में क्रेडिबिलिटी नहीं है, सूचना सत्य नहीं है, गलत है, फॉल्स है, वैगू है, बोगस एप्लीकेशन है, वहां पर उन केसों में क्या है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर करेगा। ठीक है। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस ऑफिसर के पास सर्च करने की क्या जो है वो है, खोजबीन करने की, जानकारी जुटाने की क्या पावर है, उसके बारे में सेक्शन नंबर 156 से लेकर 176 ऑफ CRPC और 175 से 196 ऑफ BNSS में दे रखा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में देखिए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होगा? पुलिस हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। जहां पर ऑफेंस जो है सीरियस टाइप में है, उसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी। बिना मजिस्ट्रेट ऑर्डर के डिटेल में इंक्वायरी कर सकती है, जानकारी जुटा सकती है। क्या जानकारी जुटाएगी? कि भाई मर्डर कैसे हुआ, या फिर अपराध कैसे हुआ, रेप कैसे हुआ, उसमें कौन कौन साल था, ये सब चीजों को वो डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर सकती है जाकर उस सोसाइटी के पर्टिकुलर एंड पर। ठीक है। द प्रोसेस इंक्लूड्स गैदरिंग, यहाँ पर उसका पुलिस का प्रोसेस क्या होगा? गैदरिंग इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है। एविडेंसेज, सॉरी, गैदरिंग एविडेंसेज, यहाँ पर एविडेंस गैदरिंग करेंगे। साथ में क्या करेंगे? एग्जामिन द विटनेसेज, जो विटनेसेज हैं, जो साक्ष्य देखने वाले हैं, उनको, विटनेस को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन मतलब उससे पूछताछ कर लेंगे। एंड इफ नेसेसरी अरेस्ट सस्पेक्ट, यदि जरूरत पड़ी तो सस्पेक्ट को भी अरेस्ट कर लाएंगे। तो ये सारी चीजें पुलिस ऑफिसर करेंगे।
यदि जो है ऑफेंस किस श्रेणी का है, कॉग्निजेबल श्रेणी का है, यानी सीरियस ऑफेंस है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेज 161 में डिफाइन है, विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होगा। पुलिस कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है पुलिस, बट दीज स्टेटमेंट आर नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, लेकिन ये स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर डरा धमका के भी कर सकती है, इसलिए पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टमेंट कोर्ट को जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी दे, चाहे वो विटनेस दे या फिर जो है जो मुजरिम है वो दे, इन दोनों में से किसी का भी ऑफेंस एडमिसिबल नहीं होता है डायरेक्टली। दे आर यूज्ड प्राइमरली फॉर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये ज्यादातर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने पर्पज के लिए करती है। ठीक है, अपने पर्पज के लिए मतलब यहाँ पर है कि उसको कुछ आइडिया लगाती है उनसे जो पूछताछ करने के बाद। सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर क्या है, 165 बताता है पुलिस ऑफिसर हैव अथॉरिटी टू सर्च द प्रीमाइसेज एंड सीज द आइटम रिलेटेड टू द ऑफेंस विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के कौन कौन सा काम कर सकती पुलिस ऑफिसर है। अथॉरिटी टू सर्च द प्रीमाइसेज, जो जिस मकान में जिस जगह पे ऑफेंस हुआ उस जगह को सीज और सर्च कर सकती है। ठीक है, आइटम रिलेटेड टू ऑफेंस से उसको सर्च और सीज कर सकती है, प्रोवाइडेड नेसेसरी प्रिवेंट एविडेंस फ्रॉम टम्परिंग और डिस्ट्रॉयड। तो टेम्परिंग से बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर जो है तत्काल सीजर करती है। आगे देखिए पुलिस रिपोर्ट क्या होता है। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन नंबर 173 सीआरपीसी का है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस फाइल अ चार्जशीट, जब प्राइमरी जांच कंप्लीट हो जाती है पुलिस की प्राइमरी जांच का मतलब शुरुआती जांच, शुरुआती परीक्षण, देख रेख, जानकारी, डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेती है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, एक चार्ज शीट बनाती है। चार्ज शीट मतलब आरोप पत्र, जिसमें डिटेल में उस पर एलिगेशन होते हैं उस एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ। पुलिस फाइल अ चार्ज शीट इफ एविडेंस सपोर्ट चार्जेज, जब भी ऐसा लगता है पुलिस को कि जो ऑफेंस है, ऑफेंडर है, उसके खिलाफ जो है पर्याप्त कारण है इस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए, तो उस समय वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करती है जिसको हम चार्ज शीट बोलते हैं। और उसके लिए पुलिस ऑफिसर को इन जनरल 60 डेज का टाइम दिया जाता है। और थोड़ा सा क्रीमियस जो केस है, थोड़ा सा सीरियस टाइप का है, तो उस केस में 90 डेज का टाइम दिया जाता है। यदि पुलिस ऑफिसर को ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करती है, क्लोजर रिपोर्ट लगाती है। इफ इनसफिशिएंट एविडेंस एग्जिस्ट, यदि एविडेंस सही नहीं मिलते हैं, पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं, तो उस केस में क्या है, पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट लगाती है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इसी में आगे बढ़ के देखने वाले हैं हम क्या डिटेल में और आगे। आइए, सेमरी, इस पूरे सिस्टम में जो अभी तक हमने पढ़ा उसकी सेमरी है। क्या है, अंडर सीआरपीसी हैव डिफाइंड द पावर रिसीव इंफॉर्मेशन कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। सीआरपीसी में इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन को करना, टेक नेसेसरी एक्शन इंक्लूड सर्चेज, सीजर, अरेस्ट, गैदर इन्वेस्ट एविडेंसेज, एस्टेब्लिश द फैक्ट ऑफ केस, द प्रोसेस मीन बी efficiently and prevent the misuse of authority with safeguard like mandatory FIR and preliminary inquiry with when needed। इन सब चीजों का यूज करके सीआरपीसी क्या करती है, अच्छे से लॉ को इन्फोर्स कराती है। साथियों, जैसा कि हम सभी जो भी स्टूडेंट साथी हैं हमारे, उन सभी को एक बात याद रखनी चाहिए, वो ये बात है कि यदि आपको इस पढ़ाई के टाइम में आपको एक बात याद रखनी चाहिए, यदि तुम कुछ भी करना चाहते हो तो रास्ता ढूंढ लोगे। यदि तुम कुछ मेहनत करके कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो ये गारंटी है तुम संघर्ष करके अपना रास्ता ढूंढ लोगे। यदि तुम नहीं करना चाहते हो तो ये श्योर है तुम बहाना ढूंढ लोगे, कोई न कोई बहाना ढूंढ लोगे और बताओगे, एक्सक्यूज बना लोगे। तो यदि जो सक्सेस होना चाहता है वो रास्ता ढूंढ लेता है कैसे न कैसे करके, और जो सक्सेस नहीं होना चाहता है वो बहाना ढूंढ लेता है। तो इसी बेस पर है, ये मोटिवेशन की एक फैक्ट है कि यदि आपका जो है अर्निंग बंद है, आपने सोचा है, ये लर्निंग बंद कर दिया आपने तो अर्निंग बंद हो जाएगी आपकी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, अभी आप स्टूडेंट हैं, इसके बाद आप सीखेंगे।
कि समाज में हमेशा आपको सीखते रहना है। अगर यदि नहीं सीखा तो आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी, और लर्निंग बंद हुई तो आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी। लोग आपको डाउनग्रेड करना शुरू कर देंगे। तो आपको लगातार लर्निंग करती रहनी है। तो इसी बात का दूसरा एग्जाम्पल है, यदि आप जो है कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आप जो है रास्ता ढूंढ लेंगे। यदि नहीं बनना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, बहाना ढूंढ लोगे। तो ये एक तरह का कोटेशन है जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए। यानी अगर आस्था है, यदि जो है आप में ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है, तो बस चल चला चल, रास्ते और मंजिलें ना देख। क्योंकि जमाना सिर्फ और सिर्फ आपका उड़ान देखता है, यानी आकाश देखता है, ना कि जमाना जो है आपको देखेगा। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आपको गहन मेहनत करते रहना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या देखेंगे हम, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कब ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगा, इनके बारे में सेक्शन नंबर 190 से 99 में, 199 में डिफाइन है। सेक्शन 190 से लेकर 199 पर मजिस्ट्रेट के बारे में डिफाइन है, मजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस मतलब ऑफेंस का संज्ञान लेना, अपराध का संज्ञान लेना मजिस्ट्रेट कब लेगा। तो ठीक, व्हेन मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस, सेक्शन नंबर 190 बताता है, ए मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस एनी ऑफेंस बेस्ड ऑन द a complaint by individual, a police report, information received by personal इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और पर्सनल नॉलेज ऑफ एन ऑफेंस। तो तीन तरह से जो है एक मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है। एक तो है कोई डायरेक्ट व्यक्ति जाके कंप्लेन करे सीधा कोर्ट को। दूसरा ये है कि पुलिस ऑफिसर चार्जशीट या फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ, फाइलिंग चार्जशीट के साथ ले जाके कंप्लेन करे तब। या तीसरा ऑप्शन ये है कि इंफॉर्मेशन रिसीव बाय पर्सनल नॉलेज, उसके पर्सनल नॉलेज में कोई इंफॉर्मेशन हो, उस बेस पर वो कॉग्निजेंस लेगा। दिस कॉग्निजेंस अलाउ द मजिस्ट्रेट टू समन एक्यूज्ड, इनिशियल इंक्वायरी एंड सेट द जुडिशियल प्रोसीडिंग इन मोशन। ये सब चीजें क्या अलाउ करती हैं, दिस कॉग्निजेंस क्या है, दिस ये संज्ञान क्या अलाउ करता है मजिस्ट्रेट को, कि सम्मन जारी करे एक्यूज्ड के अगेंस्ट में, और इनिशियल इंक्वायरी स्टार्ट करे, और सेट करे जुडिशियल प्रोसीडिंग को शुरू करने को। ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। अब पहला स्टेप आएगा जब कभी ऐसा केस शुरू होने को होगा, तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। पहले जो कंप्लेंट करने वाला है, यानी प्लेंटिफ है, उसका एग्जामिनेशन कर लिया जाए। वो कौन है, वो क्या है, वो क्यों आया है। तो देखेंगे, व्हेन कॉग्निजेंस इज बेस्ड ऑन द प्राइवेट कंप्लेन, द मजिस्ट्रेट मस्ट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेज, इंश्योरिंग बेसिस फॉर द प्रोसीडिंग विद दिस केस। जब भी कोई व्यक्ति सीधा जो है ऑफेंस को कोर्ट में लेके आता है, तो उस केस में उस व्यक्ति की पहचान करना जरूरी है, एविडेंस की पहचान करना जरूरी है। तो मजिस्ट्रेट का पहला काम यही होता है कि एविडेंस को, विटनेस को और उस व्यक्ति की पहचान की जाए, उसके बाद उसके एलिगेशंस को देखा जाए। तो ये सारी चीजों को जो है एग्जामिन करेगा। सेक्शन नंबर 200 बताता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। कमिटल ऑफ केसेज टू द सेशन कोर्ट, इफ द ऑफेंस इज सीरियस। जब कभी मजिस्ट्रेट कोर्ट को लगता है कि ऑफेंस सीरियस नेचर के हैं, जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा होगी, उस केस में क्या करेगा, लाइक दोज ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजन ओवर 7 ईयर। जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा है, डेथ इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उस केस में क्या करेगा, मजिस्ट्रेट डज नॉट ट्राई द केस। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट इसे ट्राई नहीं करेगा, बल्कि इस केस को कमिट कर देगा सेशन कोर्ट को, सेशन कोर्ट इसे ट्राई करेगा। आफ्टर इनिशियल कॉग्निजेंस ऑफ एग्जामिनेशन, शुरू शुरू के एग्जामिनेशन में इसे पता चल जाएगा और इसे कमिट कर देगा। तो हमें ये पता चला ये कमिट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन ऑफेंस को कॉग्निजेंस में लेगा। कोर्ट ऑफ सेशन ऑफेंस को कॉग्निजेंस में कैसे लेता है, जो कमिटल केस है उन्हीं को लेगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन ज्यूरिडिक्शन क्या है उसकी, कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस ऑफ केसेज एक्सेप्ट सम केसेज डिफाइंड बाय द स्पेशल लॉ। कुछ केस जो स्पेशल लॉ से डिफाइंड है उनको छोड़ के जो सेशन कोर्ट है वो डायरेक्ट किसी केस को कॉग्निजेंस में नहीं लेगा अपने। इट मस्ट रिसीव बाय कमिटेड ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट से कमिटल केसेस को ये देखेगा। तो ये चीजें हमें समझ में आई।
और जो डिफाइन है 193 में। रोल ऑफ सेशन जज का रोल क्या है? आफ्टर रिसीविंग अ केस फ्रॉम मजिस्ट्रेट, सेशन जज टेक कॉग्निजेंस, रिव्यू द एविडेंस, कंडक्ट द ट्रायल इफ चार्जेज आर सीरियस। यदि चार्जेस सीरियस हैं तो क्या करे? ट्रायल कंडक्ट करे, एविडेंस को देखे, साक्ष्य को देखे और सारी चीजों का, सारे कॉग्निजेंस का रिव्यू ले, जितना उसके संज्ञान में हो उन सब का रिव्यू लेने के बाद आगे सीरियस केस को अकॉर्डिंग टू हैंडल करे। तो साथियों हमने देखा कि इसमें मजिस्ट्रेट टिपिकली टेक इनिशियल कॉग्निजेंस ऑफ ऑल केसेज। जितने भी केस होते हैं सभी केसेज को मजिस्ट्रेट क्या होता है? इनिशियल शुरू का कॉग्निजेंस वही लेता है, शुरुआती कॉग्निजेंस मतलब शुरुआती संज्ञान वही लेता है और वो डिटेल में इंक्वायरी करने के बाद देखता केस किस नेचर का है और कौन इसे हैंडल करेगा, खुद हैंडल करेगा या फिर उसे कमिट करना पड़ेगा। बट इन द सीरियस ऑफेंसेज they commit the case session court for trial. These two-step process ensure that magistrate review the matter before forwarding serious cases to the higher court for full trial. इसका मतलब ये है कि ये जो लगाया ही गया है ये सिस्टम, ये सेटअप इसलिए लगाया गया कि ट्रायल छोटा मोटा ट्रायल लेने के बाद अगर जो है केस बहुत सीरियस नेचर के हैं तो हायर कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए और वहां पर तसल्ली से उसका ट्रायल हो, फिर उस पर कन्विक्शन हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। अब कंप्लेंट टू ए मजिस्ट्रेट आगे देखेंगे। मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट डायरेक्ट किया जाता है, उस केस में क्या होगा? तो मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करेगा। डेफिनेशन क्या है कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट की? ए कंप्लेंट इज अ फॉर्मल एलिगेशन मेड टू अ मजिस्ट्रेट बाय एन इंडिविजुअल अबाउट ऑफेंस कमिटेड बाय समवन एल्स। इट एक्सक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। इसमें पुलिस रिपोर्ट को हटा के कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का कंप्लेन जो कि किसी डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को हैंडर ओवर किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लेंट कहेंगे। कंप्लेंट के बेस पे देखना कहेंगे। अबाउट ऑफेंस कमिटेड बाय समवन एल्स, किसी के द्वारा ऑफेंस किया गया और कोई दूसरा व्यक्ति है जो कंप्लेंट कर रहा है और वो कंप्लेंट क्या है? मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट फॉर्मल, एक तरह का फॉर्मल लेटर के फॉर्म में उसे हैंड ओवर कर रहा है और उसे फिर कॉग्निजेंस में लेते हैं मजिस्ट्रेट। तो इसको हम कहते हैं क्या है? कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया। प्रोसीजर ऑन रिसीप्ट ऑफ कंप्लेन, कैसे कंप्लेन को रिसीव करेंगे और क्या काम उस पे करेंगे? व्हेन अ मजिस्ट्रेट रिसीव अ कंप्लेन दे मस्ट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड एनी विटनेसेस अंडर ओथ। दिस हेल्प्स द वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ कंप्लेन। द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट विच फ्रॉम द बेसिस ऑफ द केस। अब मजिस्ट्रेट का काम क्या है? तो मजिस्ट्रेट के पास दो काम है। पहला काम ये है कि जब भी उन्होंने केस को रिसीव किया है कंप्लेंट से तो पहले वो एग्जामिन करें जिसने कंप्लेन की है वो व्यक्ति कौन है, और साथ में यदि कोई विटनेस है तो उसको भी एग्जामिन करें अंडर ओथ। अगर कोई एफिडेविट वगैरह दे रखा और उसमें कोई विटनेस है तो उसको भी एग्जामिन किया जाए। ये दोनों क्या करेंगे? हेल्प करेंगे कि केस जेन्युइन वास्तव में फाइल की गई है या ऐसे बोगस केस है। तो ये चीजों को, जेन्युइननेस को चेक करने के लिए मजिस्ट्रेट ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, किस केस में कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। मजिस्ट्रेट फाइंड नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेंट एंड एविडेंस, दे कैन डिसमिस द कंप्लेंट रिगार्डिंग द रीजन फॉर डिसमिसल। अब कुछ केस में मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये कोई कंप्लेंट बनता नहीं है, वास्तव में ये कंप्लेंट ट्रायल के योग्य नहीं है, तो वहां पर रीजन सहित मजिस्ट्रेट उसको डिसमिस कर देंगे, यानी केस जो कंप्लेन है उसको वहीं पर खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लेकिन साथ में रीजन उन्हें मेंशन करना पड़ेगा। ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, ये बहुत ही विवेकशील व्यक्ति होते हैं। इनको एक्चुअल नॉलेज पता होगा, डिटेल में वो रोज के केसेस को देख रहे होते हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड होते हैं इतने कि वो उनको पता चल जाता है कि ये कंप्लेंट वास्तव में बोगस है या फिर जेन्युइन है। इन चीजों को वो डिफरेंट बैकग्राउंड को चेक करने के बाद, जैसे एविडेंस, कंप्लेंट का नेचर, कंप्लेंट किस टाइप का है, किस पर एलिगेशंस क्या लगे हैं, इन सारी चीजों को देखने के बाद उनको एक रफ आइडिया लगता है डिसमिस करने लायक है या फिर उसे प्रोसीड करने लायक है। इन जनरल प्रोसीड करते हैं, कभी कभार डिसमिसल होता है। आइए देखते हैं कमिटमेंट ऑफ प्रोसीजर बिफोर मजिस्ट्रेट।
अब प्रोसीडिंग कैसे होगा, प्रोसीडिंग कैसे होगा मजिस्ट्रेट के सामने, उसके लिए क्या क्या होगा वो आगे देखेंगे हम। मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोसीडिंग कैसे होगा। द इशुएंस ऑफ प्रोसेस, सेक्शन नंबर 204 बताता है, इफ द मजिस्ट्रेट फाइंड मेरिट इन द कंप्लेन दे इशू द समन और अ वारंट टू द accused मार्किंग द स्टार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जब भी कभी ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को कि जो केस है रिव्यू करने के बाद केस को मजिस्ट्रेट को लगता है इसमें कुछ है, इसमें कुछ ऐसा है जिसको हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, कंप्लेंट के बेस पे उसको क्या करेगा, सम्मन इशू करेगा प्राइमरी सम्मन, और उस सम्मन के बेस पे क्या है, सम्मन या वारंट के बेस पे उस जो एक्यूज्ड है उसके यहाँ जो है एक मैसेज जाएगा, और उस मैसेज के बेस पे ये शुरू होगा कि आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, अब आपको जो है मतलब कि आपका कोर्ट में आना जाना लगा रहेगा, आपका ट्रायल शुरू हो गया है, एक तरह का एक नोटिस देगा। ठीक है, ये इन जनरल 3-4 महीने 5 महीने बाद नोटिस आती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसके बाद बैठेगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होगी, इफ नीडेड इन द केसेज मजिस्ट्रेट में कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एसेज द इफ रिक्वायर फर्दर एक्शन शुड बी कमिटेड टू द हायर कोर्ट। तो पहले क्या करेगा, कुछ केसेज में क्या करेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी जो कंप्लेंट है और जो एक्यूज्ड है उन सबको बुला के एक प्रिलिमिनरी यानी शुरुआती इंक्वायरी करेगा कि ये केस हमारे जुरिडिक्शन में है, हमारे कार्य क्षेत्र में है, या फिर हम इसे जो है कमिट करेंगे हायर कोर्ट को। इन सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए ये करता है। अब देखेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उन्होंने कर लिया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अगर कुछ ऐसा लगता है कि कमिट करने लायक है तो कमिट करेंगे, नहीं तो आगे प्रोसीडिंग करेंगे। अब इसमें प्रोसीडिंग तो करेंगे, इसमें आगे हम देखने वाले हैं ज्वाइनिंग प्रोसीडिंग जिसको ज्वाइंडर प्रोसीडिंग भी बोलते हैं। ये क्या है, इन केसेज इन्वॉल्व द सेम ऑफेंस ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्रायल। जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में, कुछ केसेज ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में है, और मजिस्ट्रेट में कंबाइन द प्रोसीडिंग टू ओवरऑल डुप्लीकेट एवॉइड द डुप्लीकेट। अब क्या करेंगे, अगर मान लिया कि दो ऑफेंस कोई किसी व्यक्ति ने कर रखा है और एक की प्रोसीडिंग चल रही है, किसी व्यक्ति ने दो ऑफेंस कर रखा, दो ऑफेंस का मतलब कहीं पे लड़ाई झगड़ा कर रखा है जिसमें उसको एक ऑफेंस चल रहा ट्रायल का, और दूसरा ऑफेंस उसने फिर से कर दिया मारपीट का, या फिर किसी को गाली गलौज का, या किसी कोई कानून भंग करने का। तो ये दोनों ट्रायल अलग अलग ना चल के दोनों को ज्वाइंडर करके चलाएंगे, जिससे ये ना हो डुप्लीकेट हो जाए, यहाँ पर कुछ और सजा मिल जाए, यहाँ पर कुछ और मिले, यहाँ पर इसके बारे में कुछ और व्यू रहे, यहाँ पर इन दोनों केस में ये केस जो है ज्वाइंट हो जाएंगे और एक साथ चलेंगे, और ये देखा जाएगा डिफिनेट स्टेज को। तो कंप्लेंट समरी क्या बनी है इसकी, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट स्टार्ट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसेस इन नॉन पुलिस केसेज आफ्टर वेरीफाइंग द कंप्लेंट मजिस्ट्रेट आइदर इशू द सम्मन और वारंट और dismiss the case if there is a sufficient evidence. This process ensure only legitimate cases proceed the safeguarding and against the frivolous claim. टोटल केस ये है कि यदि पुलिस कंप्लेन नहीं है, कंप्लेंट कोई कंप्लेनेंट करा है, तो उस केस में क्या है, अच्छे से रिव्यू होगा, एप्लीकेशन कंप्लेंट का रिव्यू होगा, विटनेस का रिव्यू होगा, फिर जो है जो जो चीजें उसने दी हैं उसका रिव्यू होगा, यानी एविडेंसेज का रिव्यू होगा। इन सब चीजों को रिव्यू करने के बाद मजिस्ट्रेट सीधा सम्मन जारी करेगा या वारंट जारी करेगा, या फिर केस को डिसमिस करेगा। वो डिपेंड करता है किस तरह का नेचर है केस का और क्या कंडीशंस बन रही हैं। इन सब चीजों को डिसाइड करने के बाद मजिस्ट्रेट अपने संज्ञान में लेते हुए डिसाइड करता है। डेफिनेशन फॉर्म्स ऑफ चार्जेज। अब चार्जेज किस किस तरह के होंगे, उसका क्या होगा पर्पज, इसको लिया गया है 211 से लेके 214 तक, सेक्शन नंबर 211 से 214 में डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन एंड पर्पज ऑफ चार्जेज, चार्जेज मतलब आरोप। ए चार्जेज इज अ प्रिसाइज स्टेटमेंट, क्या है ये, प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंस, अपराध का एक छोटा कंसाइज स्टेटमेंट है जिसमें
उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। चार्जेज का मतलब एक तरह का आरोप लगाया जाता है। एन एक्यूज्ड इज एलिग्ड टू हैव कमिटेड, जो उसने कमिट किया है उसके बारे में कहा जाता है उसने ये कमिट किया है। इट इन्फॉर्म्स द एक्यूज्ड टू स्पेसिफिक एक्यूजेशंस एंड इनेबलिंग देम टू प्रिपेयर द डिफेंस। ये क्या करता है, जो जो चार्जेज अब लगाए जाते हैं उन चार्जेज को एक्यूज्ड को बताया जाता है, और एक्यूज्ड उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करता है डिफेंस करने के लिए, उसके अगेंस्ट में डिफेंड करने के लिए प्रिपेयर करता है केस को लड़ने के लिए। तो अगला है कंटेंट ऑफ चार्जेज। चार्जेज में क्या क्या कंटेंट होगा आगे देखते हैं। ईच चार्ज मस्ट इंक्लूड, ईच चार्ज यानी सभी चार्ज क्या क्या इंक्लूड करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस का डिस्क्रिप्शन। इट मस्ट बी स्पेसिफाई द ऑफेंस एंड इफ अप्लीकेबल द लॉ इज डिफाइनिंग इट। ठीक है। दूसरा है डिटेल ऑफ एक्ट, a clear and concise statement of a particular offense including the time place nature of act। इन चीजों को डिटेल में जो है दिया रहता है, टाइम प्लेस नेचर इन सब चीजों को दिया रहेगा। कंटेंट ऑफ चार्ज में ये सारी चीजें दी गई कि मतलब क्या आरोपी पर जो चार्ज लगा है, जो आरोप लगा है उसमें क्या क्या उसने किया है, उसके बारे में कहाँ पे क्या कैसे घटना घटी, उसने क्या किया, इसके बारे में। लीगल रेफरेंसेज, कुछ लीगल रेफरेंसेज भी रहेंगे। रेफरेंसेज रेलिवेंट टू सेक्शन एंड लॉ अंडर विच ऑफेंस इज फॉल्स, जैसे आईपीसी या फिर जो भी चीजें हैं उससे रेफरेंस लेके सेक्शन बनाए जाएंगे, कौन से सेक्शन यानी कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत ऑफेंस इसने किया है। ये सारी चीजों को देके वो चार्जेज फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है। डिफरेंस चार्जेस जैसे मर्डर के हो गए, रेप के हो गए, तो वहां पे अपराध लगेगा 376। यदि लड़की का रेप हुआ उसके बाद उसका मर्डर हो गया तो आपका 302 लग जाएगा। फिर यहाँ पर और भी कुछ ऑफेंस हुआ तो उसको लग जाएगा सबूत मिटाने का ऑफेंस। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के फ्रेम करे जाते हैं चार्जेज, और इसी चार्ज के बेस पर एक्यूज्ड को बताया जाता है ये चार्ज तुम्हारे पे लगे हैं, अब इसके खिलाफ तुम डिफेंड तैयार करो। डिफेंड का मतलब अपना रक्षात्मक प्रक्रिया तैयार करो, क्या क्या इसमें सुरक्षात्मक प्रक्रिया होगी आपकी। क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, इसका मतलब ये है जो चार्जेज होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं, क्लियर कट होते हैं कि इस वजह से ये चार्ज लगाए जा रहे हैं, और स्पेसिफिक होते हैं बिल्कुल। द चार्जेस शुड बी प्रिसाइज नॉट वैगू, मतलब बोगस चार्जेस नहीं होते फालतू का कि दुनिया भर का एलिगेशंस लगा दिया, नहीं, बोगस नहीं, बिल्कुल फिक्स एक दो धाराओं में चार्जेस लगाए जाते हैं। वो चार्जेस बताए जाते हैं ये वाले चार्ज आप पर लगे हैं। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन जो लगाया गया, जो आरोप लगाया है उसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस वजह से ये जो है चार्ज इन पर लगा है। सीरीज ऑफ एक्ट ऑल रिलेटेड डिटेल मस्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है। एरर इन चार्जेज, यदि कहीं पर चार्जेज में एरर हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। माइनर एरर इन चार्जेस सच एज मिस स्पेलिंग, इनकरेक्ट डेट डोंट इनवैलिडेट द चार्जेज। छोटा मोटा एरर जैसे कि स्पेलिंग चेंज या फिर मिस्टेक कोई स्पेलिंग का या फिर डेट का मिस्टेक, इन सब चीजों से कोई मैटर नहीं करता कि आपका चार्ज जो है फेल हो जाएगा। यदि गलती से लिखा गए हैं तो उसे फिर से रिकरेक्ट करने की पावर है। एक्यूज्ड कैन आल्सो सो लेट द सब्सटेंशियल प्रेजुडिस डिफेंडिंग हिमसेल्फ, इसके लिए एक्यूज्ड के पास भी अपने तरीके से डिफेंड करने की पावर है, वो डिफेंड करने के लिए तैयार होए। अब देख रहे हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज। ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज क्या होते हैं। ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस जनरल रूल क्या है कि जब जब एक ऑफेंस की जगह वो बहुत सारे ऑफेंस कर रखा है और सबके जो है मुकदमे प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस केस में सभी केस को ज्वाइंडर करके एक साथ चलाए जाते हैं, 3 4 5 ऑफेंस का, तो वो उसको हम ज्वाइंडर कहते हैं। ईच चार्जेस शुड बी जनरली रिलेट टू द सिंगल ऑफेंस एंड ईच ऑफेंस शुड बी ट्राइड सेपरेटली टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ज्यादातर चार्जेस जो लगाए हैं अलग अलग, उनको अलग अलग हेयर करा जाता है। 218 कहता है जनरल रूल में कि अगर किसी व्यक्ति पर 4 5 चार्जेस लगे हुए हैं, मर्डर रेप और जो है स्निचिंग, इस तरह के 4 5 एक्सटॉर्शन वगैरह के केस लगे हुए, तो अलग अलग उनको हेयरिंग की जाए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्सेप्शनल एक्सेप्शन फॉर ज्वाइंडर चार्जेज, सिंगल ट्रायल फॉर मल्टीपल ऑफेंसेज। ज्वाइंडर चार्जेज में एक्सेप्शन है ये ज्वाइंडर चार्जेज का कि
सिंगल ट्रायल में मल्टीपल अफेंस को ट्राई करते हैं कुछ मजिस्ट्रेट। उसमें क्या है, सेक्शन नंबर 219 बताता है कि अ पर्सन में चार्जेस ट्राइड टुगेदर अप टू 3 अफेंस, 3 अफेंस के लिए फॉर सेम काइंड कमिटेड विद इन ईयर। 1 साल के अंदर वो 3 अफेंस करा है जो कि सेम टाइप के हैं, जैसे कि लूट मार के हो गए, स्नीचिंग के हो गए, छीना झपटी के हो गए। वो 3-4 अफेंस एक साथ कर दिया और सबका ट्रायल चल रहा। तो ये एक तरह के अफेंस है, तो तीनों अफेंस का एक साथ ट्रायल करा जा सकता है, करा जाएगा, जिसको हम ज्वाइंडर चार्ज बोलेंगे। सीरीज ऑफ एक्ट फार्मिंग द सेम ट्रांजेक्शन। अब एक ही ट्रांजेक्शन है, यानी एक ही में मर्डर भी किया, रेप भी किया, और फिर जो है एविडेंस भी हटा रहा। तो इन सारी चीजों को एक ही जगह हो रहा, तो उस केस में भी सीरीज ऑफ एक्ट में भी एक ही जगह ज्वाइंडर ऑफ चार्ज के फॉर्म में चार्ज चलाया जाएगा। सिंगल ट्रांजेक्शन जैसे रॉबरी, असॉल्ट, इन सब चीजों का एग्जांपल दे रखा है। ऑफेंस एंड अटेम्प्ट, ऑफेंसेज और अटेम्प्ट के बारे में, इफ अनसर्टेन व्हाट स्पेसिफिक ऑफेंस वाज कमिटेड, कोई निश्चित नहीं है कौन सा ऑफेंस इसने कमिट किया। द अक्यूज्ड मे बी चार्ज विथ ऑल पॉसिबल ऑफेंसेज एंड करेक्ट इफ डिटरमाइंड ड्यूरिंग द ट्रायल। बाद में अभी तो ऑल पॉसिबल ऑफेंसेज चार्ज कर दिए जाएंगे अक्यूज्ड के ऊपर, यदि ये नहीं डिफाइन है, जैसे कि प्रिपरेशन किया मारने की, मार भी नहीं पाया, और जो है उस पर जो है अटैक किया, ये सारी चीजें जो है, तो उस केस में 3-4 ऑफेंस करे जाएंगे कि रेकी करना, पकड़ के रखना, देखना, इस तरह के 3-4 ऑफेंस को एक साथ, और उसके बाद जो है सबके ट्रायल के प्रोसीजर होंगे। डिफरेंट पर्सन ट्राई टुगेदर, डिफरेंट पर्सन ट्राई टुगेदर का मतलब 2-3-4 लोग एक साथ अगर अफेंस में शामिल हैं, उन सबको एक साथ ट्राई किया जा सकता है, एक ही कोर्ट में एक साथ ट्राई किया जाता है। कंस्पिरेटर बना है कोई, कोई षड्यंत्रकारी है, कोई हेल्प कर रहा, कोई जो है उसको अ, हथियार प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह का कोई अफेंस कर रहा, सीरीज ऑफ एक्ट में कंस्टिट्यूशन अफेंस, दे मे बी चार्ज ट्राई टुगेदर। ठीक है। अब समरी इसकी देख लेते हैं जो अभी तक स्टडी किए हैं, बहुत डिटेल में इसकी समरी भी है, इसको हम डिटेल में ही देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फीचर्स ट्रायल नेक्स्ट लेक्चर में। द फॉर्म ऑफ चार्जेज इंश्योर क्लैरिटी एंड डिटेल accusation allowing with accused understanding the charge fully. Joinder charges are enable multiple relate offenses. Accused understand the person tried single proceeding under the certain conditions, promoting judicial efficiency and fairness together the rule of aim and clear organization trial process। मतलब यही है कि जैसे वैसा वैसा जाए, और इजिली प्रोसेस को स्मूथ तरीके से करने के लिए, कम टाइम में करने के लिए, फेयरनेस करने के लिए, सभी चीजों पर ध्यान देते हुए, और एक टाइप के ऑफेंस को एक जगह ट्रायल, या सीरीज ऑफ ऑफेंस एक ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं तो उसको एक ही जगह ट्रायल किया जाए, इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। तो अभी तक हमने सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। जो कुछ भी सीखा है उसे आपको 2 या 3 बार व्यू करने की जरूरत है, जिससे आपके माइंड में एक सेट हो जाए, एक प्रोसीजर बन जाए कि ये ओवरऑल समझाया क्या गया है, बताया क्या गया है। इसके बाद आप एज इट इज बुक, जो नोट आपने माइंड में रखा है, इस नोट को जाके एग्जाम में बिल्ड डाउन कर देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा और बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आया हो। बहुत ही अच्छा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद अभी तक के लिए, बने रहने के लिए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।